मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल पे जीएस प्लैनेट पे हम लोगों ने हिस्ट्री के लेक्चर शुरू कर दिए हैं। उस सिलसिले में आज हम लोग 7वां लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं। वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे, उसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग तीसरे पार्ट पर जाएंगे, तीसरे पार्ट को स्टडी करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और मैंने एक बार सोचा कि इसको एक और पार्ट में कंक्लूड करने को, लेकिन फिर मैंने अल्टीमेटली सोचा कि आज ही इसे ख़त्म किया जाए। तो थोड़ा हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया हो, तो उसकी टेंशन नहीं है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आसान टॉपिक है। वैदिक सिविलाइजेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पहला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक है। पहला और दूसरे में हम लोग उसके लिटरेचर पार्ट को कवर करते हैं, उसके साहित्यिक यानी कि जो उसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा, उनको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, वैदिक सिविलाइजेशन। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि इस सभ्यता का विस्तार कब तक हुआ, इस सभ्यता का जो विकास हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, 1500 से लेकर 650 बीसी के बीच में। ऑलमोस्ट 1000 वर्षों का ये सिविलाइजेशन चला था। देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे, आज वैदिक सभ्यता की विशेषताएं यानी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले सोशल फीचर के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था। तो मैंने इसको बाइफोकेट किया हुआ है, अलग अलग दो हिस्सों में देखा है। पहला ऋग्वैदिक पीरियड जो कि 1500 से 1000 बीसी तक चलता। शुरुआत की जो 500 वर्ष होते हैं उसमें केवल और केवल ऐसा माना गया है कि ऋग्वेद का ही संकलन हो पाया था। ऋग्वेद वाज ओनली कंपाइल्ड इन दिस पीरियड, दैट्स वाई जो भी सोसाइटी में एप्लीकेशन होगा वो ऋग्वेद का ही एप्लीकेशन होगा। लेकिन बाद में 1000 बीसी के बाद तीनों अलग अलग वेद, 3 अन्य वेदों का भी कंपाइलेशन कंप्लीट हुआ, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आएंगे। तो उन पर आधारित ब्राह्मणों का भी संकलन इसी में हुआ था। ब्राह्मण जो ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ से बहुत सारे ऋग्वेद के अलावा वैदिक ग्रंथ कंपाइल हो रहे थे, तो उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग जो भी फीचर्स हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनैतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, हम 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक तरफ होगा ऋग्वैदिक पीरियड और दूसरी तरफ लेटर वैदिक पीरियड, अर्थात उत्तर वैदिक काल में किस तरह की विशेषताएं देखने को मिली और पूर्व वैदिक काल में किस तरह की विशेषताएं हमें देखने को मिली। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक जो सोसाइटी थी, यानी कि ऋग्वैदिक जो समाज था वो बेसिकली पैट्रियार्कल था। पैट्रियार्कल बोले तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था। हम सब लोग जानते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अर्थ होता है, जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली का मुखिया कौन होगा? उस फैमिली का मुखिया जो सबसे बुजुर्ग होगा लेकिन पुरुष होगा, वो जाके घर का जो है मालिक या मुखिया कहलाएगा। तो ये जो व्यवस्था डेवलप हुई, जैसे कि अगर आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें तो वो एक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, एक मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। वहाँ पर माताओं का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यहाँ पर पुरुष का रोल बढ़ गया और महिलाओं का रोल थोड़ा सा सीमित हो गया। तो ये व्यवस्था जो डेवलप हुई वो कमोवेश थोड़ा बहुत असर करते हुए आज तक जारी है। आज भी भारतीय समाज मुख्यतः पैट्रियार्कल सोसाइटी वाला समाज माना जाता है। हालांकि बहुत महिलाएं और बहुत सारे लोग इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे, चैलेंज दे रहे। ये अच्छी बात है, दोनों में समानता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पैट्रियार्कल व्यवस्था थी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज की जो मूल इकाई थी वो क्या थी? ग्रहम। ग्रहम का मतलब होता है घर, जैसे कि हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं घर का मतलब ग्रह, ग्रह या गृह। तो ग्रहम जो था वो एक्चुअल में वो घर को कहा जाता था, यानी कि वो फैमिली यानी कि कुल, जिसे इसे घर भी कहते थे और इसे कुल भी कहते थे। इट वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। समाज की मूल इकाई घर या फैमिली या कुल उसे बोला जाता था। और इस कुल का मुखिया क्या होता था? गृहपति, या इसे यूँ कहे कुलप भी कहा जाता था। गृहपति कहें या कुलप कहें, तो कुल से कुलप, ग्रह से गृहपति, ये इसका मुखिया होता था। अब प्रश्न ये उठता है कि उनके अंदर, उस ग्रह के अंदर या वैदिक समाज के अंदर महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो वीमेन हैड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, महिलाओं को समान अवसर दिया गया एज मैन, पुरुषों की तरह,
फॉर देयर स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब उनके आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास। आध्यात्मिक मतलब कि धर्म जो शास्त्र थे हमारे, वेद उपनिषद, हालांकि ऋग्वेद में तो केवल ऋग्वेद ही था, उपनिषद था ही नहीं, तो ऋग्वेद जो भी था वो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत माना गया था। तो क्या वेदों का अध्ययन केवल पुरुष करते थे या महिलाओं को भी अध्ययन करने का अधिकार था? तो ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो ऋग्वेद पढ़ने के बाद उस समय के जो भी साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं कि विमेन ऑल्सो हैड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन रिलीजन ऑल्सो, मतलब धर्म में, धर्मशास्त्रों के अध्ययन में महिलाओं को बराबर अधिकार मिला था। ठीक है, तो उनका आध्यात्मिक और बौद्धिक, अब जाहिर सी बात है उस समय के जो भी ग्रंथ होंगे, यानी कि उस समय की जो भी शिक्षा होगी, उसको अगर सबको बराबर दी जाएगी तो सबका बराबर बौद्धिक विकास होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इक्वल होगा। तो बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास महिलाओं का बराबर था पुरुषों के साथ साथ। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वेदों में कई सारी विमेन पोएट्स के नाम उल्लिखित हैं। विमेन पोएट्स का मतलब हुआ कि महिला जो कवयित्री बोलते हैं, पोएट्स को कवित्री बोलते हैं, महिला कवित्रियों का भी उल्लेख है, जैसे अपाला, विश्वरा, घोष और लोपामुद्रा। लोपामुद्रा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोपामुद्रा वैदिक काल में जो मेंशन है वो क्या थी। ऑप्शन में रहेगा धन की देवी, ऑप्शन में रहेगा ज्ञान की देवी, ऑप्शन में रहेगा पृथ्वी का नाम, ऑप्शन में रहेगा कि ये एक वैदिक कवयित्री यानी कि वैदिक पोएट थी। तो क्या थी ये? लोपामुद्रा एक पोएट थी, विश्ववरा क्या थी? एक पोएट थी, घोषा क्या थी? एक पोएट थी, अपाल क्या थी? एक पोएट थी। तो ये 4 महिलाओं के नाम उल्लिखित हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या था ऋग्वैदिक समाज में? ऋग्वैदिक समाज में विमेन कुड ऑल्सो अटेंड द पॉपुलर असेंबलीज। अभी हम जब पॉलिटिकल लाइफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे सभा हुआ करती थी, जो कि निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी इकाई थी, तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट थी, और उसमें जो डिसीजन लिया जाता था राजा उसको इम्प्लीमेंट करता था। तो उस सभा में महिलाओं का भी सहभागिता थी, अर्थात महिलाएं भी उस सभा को पार्टिसिपेट कर सकती थी। जैसे मान लीजिए ये है सभा, यहाँ पर राजा बैठा हुआ है, यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर युवा लोग बैठे हुआ। रामायण महाभारत आप लोग सब देख रहे हैं, उसमें इसी तरह की व्यवस्था थी। यहाँ एल्डर बैठते थे और यहाँ पे यंगर लोग बैठते थे, और यहाँ पर किंग बैठता था। तो ये जो सभा होती थी ये निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी जो है इकाई थी। तो यहाँ पर महिलाओं को भी प्रवेश मान्य था। समझ में आ रहा है? हाँ, हालांकि धीरे धीरे ये डेरोगेटरी हो जाएगा, धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। आगे बात करते हैं, नो चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रैक्टिस। सती प्रथा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, और बाल विवाह का भी उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, बाल विवाह का भी उल्लेख नहीं मिलता है, सती प्रथा का भी उल्लेख नहीं मिलता ऋग वैदिक पीरियड में। हालांकि जैसे हम उत्तर वैदिक में जाएंगे तो ये व्यवस्था बदलेगी। सोशल डिवीजन वर नॉट वेरी रिजिड, मतलब जो सामाजिक विभाजन था वो इतना कठोर नहीं था। आप कैसे समझते हैं? ये देखिए, आपको एक ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा होगा, उसमें देखिए, तो इसमें सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण, जिसे हम पुरोहित करते हैं। पुरोहित मतलब यहाँ पर ब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ? जो वेदों का अध्ययन कराता था, जो वेदों में जैसा लिखा हो वैसे इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी थी। फिर क्षत्रिय क्या था? क्षत्रिय जो है ये वॉरियर्स थे, योद्धा थे, जो समाज की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। समझ आ रहा? वैश्य क्या थे? हर्डर्स यानी कि पशुपालक, फार्मर यानी किसान, मर्चेंट यानी व्यापारी, क्राफ्ट्समैन यानी कि कलाकृति या कलाकार जिसे हम कह सकते हैं, शिल्पकार कह सकते हैं। तो ये जो क्रिएटिव लोग थे, जो उत्पादन का कार्य करते थे, इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन का काम करते थे, उन्हें वैश्य या बनिया कहा जाता है। उस समय वैश्य कहा जाता था। तो जो वैश्य हैं ये तीसरे स्तर पर थे। ऐसा माना जाता था ये जो शुरुआत के 3 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी थी और इन्हें आर्यंस कहा गया। और नीचे जो शूद्र थे, ये फार्म वर्कर्स यानी खेतिहर मजदूर, सर्वेंट यानी नौकर, लेबर यानी कि मजदूर, ये जो सबसे नीचे थे इनको शूद्र कहा गया। शूद्र का काम क्या था? सर्विस देना ऊपर के तीनों कैटेगरी को। वैश्य का काम क्या था? व्यापार करना, प्रोडक्शन करना। क्षत्रिय का काम क्या था? रक्षा करना। ब्राह्मण का काम क्या था? मार्गदर्शन करना यानी कि शिक्षा देना। तो ये व्यवस्था थी, ये इतनी कठोर नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के एक श्लोक में लिखा हुआ है कि एक ऋषि के 4 पुत्र थे और 4 के चारों अलग अलग वर्ण के थे।
वर्ण मतलब यहाँ पर कलर होता है, लेकिन वहाँ यहाँ वर्ण क्या था, एक्चुअल में व्यवसायों का विभाजन था। और व्यवसायों का जो विभाजन का आधार था वो जन्म नहीं था, वो कर्म था। जो जिस कर्म में गया वो उसी तरह का वर्ण वर्ण में माना जाएगा। जैसे कोई शूद्र भी है, अगर वो वेदों का ज्ञाता है तो ब्राह्मण कहलाएगा, अगर वो युद्ध करता है, योद्धा है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। यानी कि इतना रिजिड नहीं था, एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती थी। वो हर एक व्यक्ति का जो वर्ण है वो उसके कर्म के आधार पर बटा था, लेकिन धीरे धीरे ये जन्म आधारित हो जाएगा, यानी कि हेरिडेटरी हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। तो वहाँ से कमियां देखने को मिलेगी। तो ये था ऋग्वैदिक समाज की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि लेटर वैदिक समाज में क्या परिवर्तन देखने को मिला। जैसे द वर्ण सिस्टम बिकेम प्रेलिवेंट, प्रेवलेंट मतलब प्रचलित होगा। जो वर्ण व्यवस्था थी और ज़्यादा प्रचलित हो गई। 4 डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो यहीं से शुरू हो गया था। ये और ज़्यादा प्रचलन में आया। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय ऑक्यूपाइड अ हायर पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में उनका जो पद था, उनका जो पोस्ट था, वो सर्वोच्च हो गया, उनको ऊंचा दर्जा प्राप्त होगा, जो आज तक जारी है। अगर आप समाज में देखें तो जो क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनका दर्जा ऊंचा है। अब विवादित है, बहुत सारे लोग का ये कहेंगे नहीं अब वो धारणाएं बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है, लेकिन अभी भी उस स्थिति पर हम नहीं पहुँचे हैं जब हम ये कह दें कि जाति या वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। 10% या 5% में अगर होता है तो उसे भेदभाव माना ही जाएगा। खैर वो अलग विषय है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय हायर पोजीशन को प्राप्त करते थे। और आगे बात करते हैं वेरियस सब कास्ट, यानी कि उपजातियाँ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन इमर्ज हुई। अर्थात जैसे ब्राह्मण के अंदर ढेर सारे जो है उपजातियाँ अब देखने को मिलेंगी, उसके अंदर भी कैटेगराइजेशन हो जाएगी। ये ऊंचे ब्राह्मण है, ये मध्यम ब्राह्मण है, ये निम्न ब्राह्मण है। क्षत्रिय में भी यही विभाजन देखने को मिलेगा, वैश्य में भी दिखेगा और शूद्र में मिलेगा। यानी कि अब जो है क्या हो रहा है, एक तरह से जो जिस व्यवसाय में है उसका बेटा भी उसी व्यवसाय में जाएगा। इस तरह से ये वंशानुगत व्यवस्था हो जाएगी, और वंशानुगत व्यवस्था होने से ये उपजातियाँ बटेगी। आगे देखते हैं, विमेन वर कंसिडर इंफीरियर, अर्थात अब महिलाओं का जो दर्जा था वो निम्न हो गया पुरुष की तुलना में। अब वो पुरुष के अधीन समझी जाने लगी, एक डिपेंडेंट मानी जाने लगी, मतलब निर्भर हो गई है। पुरुष जैसा चाहेगा वैसा महिलाओं को रखेगा। तो महिलाओं का रोल जो था अब सीमित हो गया समाज में। ये व्यवस्था बदली लेटर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक पीरियड में ये व्यवस्था बदल रही। अब ध्यान दीजिए, अब 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने हो। अगर जाति के संबंध में देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में क्या हुआ था, समाज का जो विभाजन था रिजिड नहीं था, फ्लेक्सिबल था। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में ये रिजिड हो गया, ये फ्लेक्सिबल नहीं, ये हेरिडेटरी हो गया। महिलाओं का रोल भी बदल गया, और ऐसा माना जाता है कि चाइल्ड मैरिज भी स्टार्ट हो गया, यानी बाल विवाह का भी प्रचलन देखने को मिल जाता है। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो ये था हमारा सामाजिक विशेषताएं। आगे देखते हैं, पॉलिटिकल लाइफ यानी राजनैतिक जीवन क्या था। तो राजनैतिक जीवन की अगर हम बात करें ऋग्वैदिक पीरियड में, तो कुल जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कुल वाज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पर सोसाइटी के साथ साथ ये पॉलिटिकल सिस्टम का भी बेसिक यूनिट था। मतलब राजनैतिक संगठन का ये एक मूल इकाई थे। यहाँ से शुरुआत हो गई। कुल के जो अध्यक्ष थे वो कुलप कहलाए। कुल को जब मिलाया गया, अब कुल क्या था, समगोत्र का मतलब क्या था, द मल्टीपल फैमिलीज टुगेदर ऑफ किनशिप मतलब जो एक ही गोत्र यानी एक ही समूह, एक ही कुल के लोग होते थे, वो अपने आप को संगठित करके उन्होंने क्या बनाया, ग्राम यानी कि गांव कहलाया। समझ में आ रहा है। और फिर बाद में गांव यानी कि ग्राम का जो अध्यक्ष था, उसका जो नेता था, उसका जो लीडर था, वो ग्रामणी कहलाया। ग्रुप ऑफ जो विलेज था, मतलब गाँव को समूह मिलाकर वो विश कहलाता था, विश का अध्यक्ष विशपति कहलाता था। ऐसे जो गांव था, गांव से मिलकर विशपति, विश से मिलकर क्या बनता था, अंत में जनपद बनता था। हाईएस्ट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज जनपदा, मतलब जो जनपद था वो सबसे बड़ा राजनैतिक और प्रशासकीय इकाई थी। यानी निर्णय यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेने की शक्तियाँ इसी को मिली थी। यानी जनपद से फिर आगे हम चार्ट में देखेंगे, देयर वर सेवरल सच ट्राइबल किंगडम्स, और जो व्यवस्था थी वो ट्राइबल थी। एक ही गोत्र के लोग एक जनपद बनाते थे, अर्थात उनका एक समूह होता था। ठीक है, जैसे भरतवंश, मत्स्यवंश, यदुवंश, पुरुवंश, ये सब आप लोग महाभारत वगैरह में वर्णन मिलता है। ठीक है, हालांकि महाभारत में जो कुछ भी लिखा है उसे इतिहासकारों ने सब सर्वथा सत्य नहीं माना है।
उसे एक रेफरेंस के रूप में लिया जाता है। बहुत सारे इतिहासकार उसे काल्पनिक ग्रंथ मानते हैं, कुछ लोग उसे अर्ध सत्य मानते हैं कि जो कहानी थी वो बढ़ा चढ़ा के पेश की गई। सबके अपनी अपनी ओपिनियन है, हमें उस पर नहीं पढ़ना है। हमें केवल इतना देखना कि महाभारत या रामायण से हमें ऐतिहासिक विवरण क्या मिलता है। ठीक है, मार्गदर्शन के लिए ये सब लिखे गए थे, चाहे सही हो चाहे गलत हो, हमें इस पर हमें नहीं देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से प्रशासन का विभाजन हुआ था और सर्वोच्च पद पर कौन बैठता था? राजन। राजन वॉज द हाईएस्ट पोस्ट। समझ में आ रहा है? राजन, जिसे आज हम राजा, उस समय राजन को सम्राट भी कहा जाता था। कब? उत्तर वैदिक काल में। जब ये उत्तर वैदिक काल आएगा तो राजन को सम्राट कहा जाएगा। सम्राट का मतलब होता है साम्राज्य का सबसे बड़ा पद। आगे देखते हैं। देयर वर टू बॉडीज, सभा एंड समिति। सभा क्या था? काउंसिल ऑफ एल्डर्स, यानी कि बुजुर्गों का समूह था, हमने आपको बताया था। और समिति क्या था? जनरल असेंबली, यानी लोगों की सभा थी। अब ये कैसे काम करती थी ये बताते हैं। यहाँ पर राजा हो गया, मान लीजिए सभा है, इधर हो गए क्या, ये समिति हो गई, सभा हो गई, और ये क्या हो गई, ये मान लो समिति हो गई। ठीक है, यहाँ पर यंगर लोग रहते थे और यहाँ पे बुजुर्ग लोग यानी एल्डर लोग रहते थे। अब होता था क्या, किसी विषय पर चर्चा चल रही है तो निर्णय कैसे लिया जाए? जो सभा में लोग होते थे वो बुजुर्ग लोग होते थे, वो मार्गदर्शक का भूमिका अदा करते थे, एडवाइज़र थे किसके? राजा के। राजा को ये सलाह देते थे कि भैया इस विषय पर यह निर्णय लिया जाना उचित है। तो फिर राजा क्या करता था, वो निर्णय लेकर इसको बोल देता था, किसको? समिति को, भैया ऐसा निर्णय ले लिया गया है, अब इसको आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए। यानी सभा का काम था राजा को सलाह देना, और राजा क्या करता था, निर्णय लेने के बाद उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए समिति को आदेश देता था। इसीलिए समिति में यंग लोग थे, क्योंकि वो कार्यकारी एक सभा थी, और सभा क्या थी? एक तरह की व्यवस्थापिका थी। जैसे हम लोग संसद में देखते हैं, संसद में क्या होता है, संसद में अगर हम देखें तो राज्यसभा लोकसभा मिलकर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। कानून बना के राष्ट्रपति उसको क्या करता है? लागू करवाता है। और लागू किससे करवाता है? कार्यपालिका से करवाता। तो एक मिलती जुलती व्यवस्था थी, हालांकि आज काफ़ी डिफरेंट है उनसे। तो इस तरह से सभा और समिति का उल्लेख किया गया था कहाँ पर? जो है वेदों में, और ऋग वैदिक पीरियड में ऐसा माना जाता है ये हुआ था। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल व्यवस्था जो लेटर वैदिक पीरियड में यानी उत्तर वैदिक काल में क्या बदली। ध्यान दीजिए, लार्जर किंगडम्स, जो किंगडम यहाँ पर अभी जनपद थी, वो जनपद धीरे धीरे बदलेगा महाजनपद में, क्योंकि जो छोटे छोटे जनपद थे उन्होंने अपने आप को एकजुट किया। जाहिर सी बात है, जो ताकतवर जनपद था उसने दूसरे जनपद पर आक्रमण किया संपत्ति के लिए, संपदा के लिए। मेनली वो पशुओं क्योंकि पशुधन हुआ करता था, पशु सबसे बड़ा धन था उस समय। तो कैटल्स को प्राप्त करने के लिए और ज़मीन को, लैंड को प्राप्त करने के लिए एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था और उससे अपना गुलाम बना लेता था या अपने अधीन कर लेता था। इस तरह से छोटे छोटे जनपद जो है किसमें बदल गए? महाजनपद में। अब क्लियर हो रहा है? तो लार्जर किंगडम्स बाय एमलगमेशन फॉर्म्ड महाजनपदा या राष्ट्र, इन्हीं को आगे चलकर राष्ट्र भी कहा गया। समझ में आ रहा है? तो जनपद से हम लोग महाजनपद या राष्ट्र की ओर पहुंच रहे हैं। देयरफॉर द पावर ऑफ किंग इंक्रीज। अब जाहिर सी बात है, अगर एक छोटे से जनपद में जो राज्य कर रहा है, अगर उसमें कई सारे जनपद आ जाएंगे तो उसका जो पॉलिटिकल पावर है, उसकी जो राजनीतिक शक्ति है वो बढ़ जाएगी। अब इसको और बढ़ाने के लिए वो क्या करता था, जब जाहिर सी बात है एक राजा 2-3 राज्यों को जीत लिया यानी ताकतवर है, तो बाकी और राज्य उससे डरने लगते थे। तो एक नई व्यवस्था डेवलप हुई कि कर्मकांड के माध्यम से अपने राज्य को और बढ़ाया गया। वो कर्मकांड कैसे थे, वो सैक्रिफाइसेस कैसे थे? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी नामक यज्ञ का आयोजन किया जाता था। ये 3 यज्ञ होते थे। इनके माध्यम से क्या किया जाता है? राज्य का विस्तार करने की कोशिश की जाती थी। कैसे समझते हैं? इसका उद्देश्य क्या था? इन तीनों यज्ञों का उद्देश्य था कि राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा है। अगर आप लोगों ने रामायण देखा हो या महाभारत देखा, महाभारत में भी इसका उल्लेख है कि रामायण में भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसे बाद में लवकुश ने उनके घोड़े को पकड़ा था। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने भी किया था इंद्रप्रस्थ में। अब ये यज्ञ क्या है एक बार समझ लेते हैं। तीनों का मिलता जुलता चीज़ें थी। उद्देश्य है चक्रवर्ती सम्राट बनना। अब जैसे अश्वमेध यज्ञ, अश्व का मतलब होता घोड़ा। तो क्या होता था, जैसे ये राज्य है, एक राज्य इधर है, ठीक है, तो यहाँ का जो राजा होता है, अगर उसने अश्वमेध यज्ञ चालू कर दिया तो एक घोड़ा छोड़ेगा। घोड़ा अगर इसके राज्य में गया तो यहाँ के राजा को इस घोड़े को पकड़ना होगा,
अगर इसने नहीं पकड़ा तो ये राज्य भी किसका माना जाएगा, ये जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। अगर इसे अपना राज्य बचाना है तो घोड़ा पकड़ना होगा, घोड़ा पकड़ने के बाद युद्ध होगा, युद्ध के बाद फिर निर्णय होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से घोड़ा जहाँ भी जितने भी राज्यों को कवर करता जाता था वो राज्य उसका हो जाता था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो इस तरह से वो अपने साम्राज्य को विस्तार करने का एक ये कर्मकांड था जिसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ के नाम से जाना जाता है। वाजपेयी यज्ञ में घोड़ा नहीं रथ छोड़ा जाता था, ये चैरियट रेस होती थी, घोड़ों को मतलब रथों की रेस होती थी। तो इस तरह से ढेर सारे कर्मकांड देखने को मिलते हैं। इस तरह से साम्राज्य का विस्तार होता था। अब समिति और सभा का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे क्या होता गया, वो खत्म होता गया, क्योंकि अब राजा अपने आप को स्वयंभू समझने लगेगा, वो अपने लिए निर्णय लेने लगा था। अर्थात अब उसे उतना ज़्यादा महत्व अब उसने उतना ज़्यादा महत्व सभा या समिति को नहीं दिया था। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से राजनीतिक जीवन बदला। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि पूरी व्यवस्था कैसी थी। इस चार्ट को समझ लेंगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखें, सबसे पहले क्या था, जन। जन किसको कहते हैं? व्यक्ति का नाम था। जैसे आज व्यक्ति को जन कहते हैं ना, 4 जन 5 जन मिलकर तो होता है। तो वो जन कहाँ से शुरू हुआ था? वैदिक काल से। तो जन कई सारे मिलकर एक ही परिवार के जन मिलकर क्या बनाते थे? कुल। कुल का अर्थ हुआ क्या? परिवार। समझ में आ रहा है? तो जन से मिलकर क्या बना? कुल। और कुल किसे कहते थे? जनों का समूह था और इसका अध्यक्ष क्या होता था? कुलप। कुल मिलकर क्या बनाता था? ग्राम। ग्राम क्या था? कुल का समूह। और ग्राम का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ग्रामणी। ग्राम मिलकर क्या बनाया? विश। विश का अध्यक्ष क्या है? विशपति। विश मिलकर क्या बनाया? जनपद। और जनपद का अध्यक्ष क्या होता था? राजन। तो इस तरह से राजनैतिक विभाजन हुआ करता था। अब जैसे राजन ने जो आदेश दिया उसको विश को पूरा करना था, विशपति ने जो आदेश दिया वो गांव को राजन का आदेश पूरे जनपद पे लागू होगा। जनपद से आदेश जाएगा विशपति को तो विशपति से विश पे लागू होगा, विशपति से जाएगा ग्रामणी को तो गांव में लागू होगा। इस तरह से पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होता था चीज़ें। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये व्यवस्था थी वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक लाइफ देख लेते हैं कैसी थी, आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। तो ऋग वैदिक पीरियड में आर्थिक जीवन जो था मेनली व्यक्ति क्या था? पेस्टोरल या कैटल रेयरिंग था, यानी पशुपालक था। पशुपालन सबसे मुख्य पेशा था। एग्जाम में कई बार पूछा गया ऋग वैदिक काल का प्रमुख पेशा क्या था। ऑप्शन में रहेगा पशुपालन, ऑप्शन में रहेगा कृषि, ऑप्शन में रहेगा उद्योग, ऑप्शन में रहेगा सभी। तो सही क्या होगा? पशुपालन। क्योंकि ध्यान दीजिए ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से इंडिया आए थे। तो ये मेनली पेस्टोरल लाइफ ही जीते थे। वहाँ पर जब घास की कमी हुई तब ये भारत में आए थे अपने पशुओं को साथ लेकर। फिर धीरे धीरे यहाँ पर जब सेटल होंगे तो सेटल होने के बाद वो एग्रीकल्चर शुरू करेंगे। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। समझ में आ रहा है? सॉरी, कृषि तो शुरू हो जाएगी वैदिक काल में ही, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो वो लोग क्या थे, वो पेस्टोरल लाइफ यानी पशुपालन ही करते थे। पशुपालन पहला व्यवसाय था और दूसरा व्यवसाय कृषि था। आफ्टर द परमानेंटली, अब देखिए, आफ्टर द परमानेंटली सेटल्ड इन नॉर्थ इंडिया, जब उत्तर भारत में सेटल हो गए तब उन्होंने खेती प्रारंभ की। यही मैं कह रहा था। कारपेंटर्स प्रोड्यूस्ड, अब जो बढ़ई थे कारपेंटर्स थे उन्होंने चैरियट, रथ बनाए और भी बहुत सारे लकड़ी के काम वो करते थे। अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स विद कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन वर ऑल्सो मेड बाय वर्कर्स। जो वर्कर्स थे उन्होंने तांबा, कांसा और लोहा। ध्यान दीजिए अब लोहा आ गया है। हमने बताया था ना लोहे की खोज कब हुई थी? वैदिक काल में हुई थी। क्लियर है? तो कांसा, तांबा और लोहे के हथियार बनाए जाने लगे, उनसे टूल्स बनाए जाने लगे। स्पिनिंग का मतलब समझते ही हैं, कॉटन और वूलन के जो फैब्रिक्स थे, फैब्रिक मतलब उनके कपड़े बनाए जाने लगे। आगे देखते हैं और ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ आर्थिक जीवन में। गोल्ड स्मिथ यानी स्वर्णकार जो थे उन्होंने ऑर्नामेंट बनाने शुरू कर दिए थे। समझ में आ रहा है? स्वर्णकार क्या? आभूषण बनाता था। पॉटर्स यानी बर्तन बनाने वाला, तरह तरह के बर्तन बनाने लगा था डोमेस्टिक यूज के लिए। डोमेस्टिक यूज मतलब घरेलू उपयोग के लिए। द ट्रेड, इंपॉर्टेंट क्या है? द ट्रेड वॉज कंडक्टेड बाय बार्टर सिस्टम, यानी कि व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है जैसे कोई टमाटर का विक्रेता, टमाटर का खेती करने वाला है, उसको जो है मसाला चाहिए, ये मसाले के व्यापारी, तो ये टमाटर देगा इसको और ये मसाला देगा इसको। अब यहाँ पर समस्या क्या आती थी? दोनों की जो नीड है वो जो है दोनों की एक तरह से को एग्जिस्टेंस होना चाहिए। को एग्जिस्टेंस, या सही वर्ड नहीं होगा, सही वर्ड
दोनों का जो उपयोगिता है वो एक सिंथेसिस होना चाहिए। इसको टमाटर की नीड होनी चाहिए और इसको मसाले की, तभी जाके ये सिस्टम प्रिवेल करेगा। अब मान लीजिए इसको मसाले की ज़रूरत है, इसको टमाटर की ना हो, तो क्यों बेचेगा इसको? तो लेकिन मोटा मोटा वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर सिक्कों की भी शुरुआत हो गई थी। जो ऋग्वैदिक सिक्का था उसे निष्का कहा जाता था। निष्क, इंग्लिश में निष्का बोलते हैं और हिंदी में निष्क बोलते हैं। निष्क एक गोल्ड कॉइन था, ये सोने के सिक्के थे। अब ये वैसा सिक्का नहीं होता जैसे आजकल का आधुनिक सिक्का है, ये गोल्ड, ये ढाला नहीं जाता था। समझ में आ रहा? अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह का सिक्का होता था। इसका शेप इस तरह से होता था, समझिए। ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हुआ करता था, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड सिक्का नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड सिक्कों की शुरुआत होगी कब? मौर्य काल के बाद, इंडो ग्रीक जब भारत में आएंगे उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिक्के किस तरह के से थी, एक आहत सिक्के, पंच पंच कॉइन कह सकते हैं, कि उनको पिघलाकर एक स्वरूप दे दिया जाता। तो ऐसे ही गोल्ड कॉइन जो चलता था ऋग्वेद में निष्का था। यहाँ पर निष्का का प्रयोग कैसे होता था? लार्ज ट्रांजैक्शन, बड़े 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 ट्रांजैक्शन के लिए ये निष्का का प्रयोग किया जाता है। और जो रिवर्स थी वो ट्रांसपोर्ट का माध्यम थी। तो इस तरह से ऋग्वैदिक पीरियड में व्यापार होता था। मोस्टली क्या क्या हुआ, क्या अगर हम निष्कर्ष देखें, पशुपालन मुख्य था, फिर कृषि, कृषि के अलावा बर्तन बनाने का कार्य होता था, तो आभूषण बनाने का भी कार्य होता था, और कारपेंट्री भी होती थी। लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोर लैंड वाज पुट अंडर कल्टिवेशन। अब क्या किया गया, बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई शुरू हो गई, और पशुपालन को छोड़कर, पशुपालन पूरी तरह से नहीं छूटेगा, किया जाएगा, लेकिन मुख्य पेशा क्या बन जाएगा? कृषि। अब एग्रीकल्चर क्या हो गया? मुख्य व्यवसाय बन गया। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट जो फसल थी क्या थी? बार्ले यानी कि जौ, राइस यानी कि चावल, व्हीट यानी कि गेहूं। ये तीन प्रमुख फसलों को उगाया जाने लगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑल्सो स्पेशलाइज्ड विद मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री एंड पॉटरी एडवांसमेंट। यानी कि जो भी पॉटरी यानी कि बर्तन के कार्य होते थे, बढ़ईगिरी होती थी, चमड़े का कार्य होता था, अब उसमें और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गए, और ज़्यादा एडवांस हो गए, और ज़्यादा अद्यतन हो गए। मतलब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और बढ़ने लगी, और साफ़ सुथरे बेहतर तरीके के कार्य होने लगे। आगे देखते हैं। हाँ, इंटरनल ट्रेड के साथ साथ फॉरेन ट्रेड भी होने लगा, ऐसा माना जाता है। बेबीलोन जो मिस्र में है, बेबीलोन जहाँ पर सिकंदर की मृत्यु होती है 323 बीसी में, आगे हम पढ़ेंगे। बेबीलोन में वैदिक कालीन जो है व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में फॉरेन ट्रेड प्रारंभ हो गया था। अब जो व्यापारी थे, पहले हमने ऋग्वैदिक काल में क्या पढ़ा था? कोई भी व्यापार कर सकता था। अब क्या हो गया? व्यापारी का लड़का ही व्यापारी बनेगा, हेरिडेटरी मर्चेंट्स, यानी कि बनिया एक वर्ग बनकर आया। अब उसके अंदर भी डिफरेंट क्लास बन गए, हमने बताया था उपवर्ग बन जाएंगे। जो जिस तरह का व्यवसाय करता था उसकी वही जाति हो जाए। जैसे कि कोई बर्तन का कार्य कर रहा है, अब वो कुम्हार कहलाएगा। ठीक है, लोहे का काम कर रहा है, लोहार कहलाएगा। सोने का काम कहलाएगा, सुनार कहलाएगा। ठीक है, कृषि का कार्य कर रहा है, कृषक कहलाएगा। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य होने लगा था, और ये जातियां अब ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होने लगी थी। समझ में आ रहा है? और जो ये बनियों का समूह था, मतलब वैश्य का जो समूह था, व्यापारियों का जो समूह था, उन्हें गिल्ड कहा जाता था, और गिल्ड को गणा भी बोलते थे, गण। समझ में आ रहा है? हाँ, वैश्यों का जो वर्ग कहलाता था वो गण कहलाता था। अब यहाँ पर जो व्यापार होता था वो किस में होता था? क्या अभी भी बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी? नहीं। अब क्या होने लगा? कॉइन्स को बेहतर तरीके से यूज किया जाने लगा, और बड़े लेवल पर यूज किया जाने लगा। जैसे निष्का के स्थान पर क्या बना? शतमन नाम का एक नया सिक्का आया जो गोल्ड कॉइन था, और कृष्णाला जो है एक सिल्वर कॉइन था। आगे देखते हैं ये किस प्रकार का सिक्का था। ये देखिए जो सिक्के, ये शतमन है, ये इंटरनेट पे एक इसकी पिक मिली थी। ये शतमन, ये गोल्ड कॉइन हुआ करते थे। इसी से मिलता जुलता सिल्वर कॉइन होते थे, उसे कृष्णाला कहते थे। समझ में आ रहा है? अब शतमन का प्रयोग, अब देखिए ये सिक्का आज के जैसा थोड़ी ना है, इसीलिए पंच देखा यहाँ पर ऐसा लगा ना कि जैसे तो पंच किया गया हो, आहत किया गया हो, तो इसी तरह का सिक्का था। तो ये वैदिक कालीन सिक्का था। हम बात कर रहे हैं वैदिक कालीन नदियों के बारे में बात करते हैं। तो ढेर सारी नदियों का भी ऋग्वेद में उल्लेख है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। कौन सी है? सिंधु, जिसे आज हम इंडस कहते हैं। ठीक है, वितस्ता को आज हम झेलम कहते हैं। अस्कनी
आज हम चेनाब कहते हैं, परुष्णी जिसे हम रावी कहते हैं, विपाशा यानी कि ब्यास, शतुद्री यानी कि सतलज, घूमल यानी कि गोमती, कुर्मु यानी कि कुर्रम और दृष्टवती यानी कि घग्गर। तो ये वैदिक कालीन नाम है और ये उनके आधुनिक नाम है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है झेलम को का संस्कृत में नाम क्या है, या झेलम का वैदिक नाम क्या है, रावी का वैदिक नाम क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक दिया है, सीझे चेरा बस, ये आपको याद रखना, सीझे चेरा बस, सीझे चेरा बस। सी से सिंधु, झे से झेलम, चे से चिनाब, रा से रावी, बा से ब्यास, सा से सतलज, ये इनका क्रम है। ठीक है, अब सब इसको मिलाना किससे, सविता अस्पविश, सविता अस्पविश, सविता अस्पविश अगर आप करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो सी से हो जाएगा सिंधु, सा से सिंधु, झे से वितस्ता झेलम का, चे से अस्किनी चिनाब का, रा से परुष्णी, ठीक है, ब्यास से विपाशा और शाह से शतुद्री। तो इस तरह से याद होगा, बाकी तो याद हो जाएगा। देखिए घूमल गोमती अपने आप, कुर्मु कुर्रम, दृष्टवती घग्गर, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से वैदिक नदियों को आप लोग याद कर लीजिएगा, सीझे चेरा बस, सविता अस्पविशु। एक और इसमें कहानी है, जो ये परुष्णी नदी है, परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के किनारे एक प्रसिद्ध दसराग युद्ध लड़ा गया था। वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वैदिक कालीन जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध है दसराग युद्ध, ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। अभी दसराग युद्ध क्या है, दसराग युद्ध यानी कि वॉर ऑफ 10 किंग्स। हुआ यह था कि एक राजा थे जिनका नाम था सुदास। क्या नाम था, सुदास। तो ऐसा माना जाता है, वेदों में उल्लेख है कि सुदास ने विश्वामित्र, जो उस समय के ऋषि थे जिनका कई सारे पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है, विश्वामित्र, तो विश्वामित्र का इन्होंने अपमान कर दिया था। तो विश्वामित्र ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्या किया था, 9 और राजाओं को संगठित किया। तो उन 9 राजाओं ने सुदास के राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो यही दसराग युद्ध कहलाया था। तो क्या उन 9 राजाओं ने सुदास को हरा पाए? नहीं, सुदास इस युद्ध में विजयी हुए थे। एग्जाम में मान ली पूछ लिया जाए दसराग युद्ध में विजयी कौन था, तो सुदास थे। क्लियर है। तो दसराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। अब बात करते हैं धार्मिक जीवन की, रिलीजियस लाइफ की। तो ऋग वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो मेनली वो नेचुरल फोर्सेस को ही पूजा करते थे, जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी उन्हीं की पूजा किया जाता था। उसका आप लोग समझिए, व्यक्ति का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि। पशुपालन के लिए घास चाहिए, तो घास कैसे होगा, जब वर्षा होगी, ठीक है, और नदी चाहिए उसके लिए, हवा चाहिए उसके लिए, सूर्य चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो जो फोर्सेस उसको ज़रूरी थी तो उसकी वो आराधना करता था। तो ये इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो ऋग वैदिक पीरियड था वो लोग नेचुरल वर्शिपर थे, प्राकृतिक पूजक थे, जिसमें मुख्य अगर हम देवताओं की बात करें, जैसे कि अर्थ की पूजा करते थे, फायर अग्नि की पूजा करते थे, हवा की पूजा करते थे, वर्षा की पूजा करते थे, बिजली की पूजा करते थे, समझ में आया। अब उस समय के जो प्रमुख देवता थे उनको देख लेते हैं। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र। यहाँ पे गलत लिखा है रेन, वरुण का मतलब होता है जल, ठीक है, जैसे नदी। तो इंद्र यहाँ पर थंडर और रेन हो जाता है। क्लियर है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, इंद्र। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार हुआ है, जिन्हें हम इंद्र को पुरंदर भी कहते थे। किस नाम से जानते थे, पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किलों का संरक्षक। तो इंद्र का ही एक नाम था क्या, पुरंदर। इंद्र ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, आप ज़रा सोचिए। ये वर्षा के देवता हैं, तो वर्षा खेती के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, पशुपालन के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए इंद्र को खुश करने के लिए तरह तरह के रिचुअल्स होते थे, प्रार्थनाएं होती थी। अब यहाँ पर बात हो रहा है जो क्या फीमेल गॉड्स भी थी, यस, अदिति और उषा नामक 2 फीमेल गॉड्स भी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि पूरे ऋग वैदिक पीरियड में, यहाँ तक कि लेटर वैदिक पीरियड में भी किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। आज तक किसी भी खुदाई में हमें ऐसा कोई मंदिर नहीं मिला है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो ये साबित करते हो कि ऋग्वेद में मंदिर हुआ करते थे और किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। क्योंकि मूर्तियाँ भी हमें नहीं मिली, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ से हमें मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन ऋग वैदिक पीरियड से हमें किसी भी प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं होती। इससे साबित होता है कि उस समय केवल और केवल पूजा का जो माध्यम था वो प्राकृतिक तरीके से होता था, प्राकृतिक तरीके से होता था, मंत्रों के माध्यम से उनकी आराधना की जाती थी। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या बदलाव आया
लेटर वैदिक पीरियड में हुआ क्या, इंद्र और अग्नि अपने महत्व को खो दिए, यानी इनकी पूजा अब उतनी ज़्यादा तरीके से नहीं होती थी। दे लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। अब इनकी जगह पे नए देवी देवता आएंगे। प्रजापति, सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हो जाएंगे, प्रजापति, जिन्हें हम लोग क्रिएटर यानी कि ब्रह्मा कहते हैं। विष्णु आ जाएंगे, विष्णु यानी कि प्रोटेक्टर यानी कि प्रजापालक, पालनहार जिन्हें कहते हैं, और रुद्र यानी कि शिव, डिस्ट्रॉयर, संहारक। ये 3 देवताओं का उदय होगा यहाँ पर इनकी पूजा सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर प्रार्थना किया जाता था, यहाँ पर प्रार्थना नहीं होगा। यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में प्रार्थना के साथ साथ सैक्रिफाइसेस यानी कि कर्मकांड भी अब शुरू हो जाएगा, यज्ञ शुरू हो जाएगा, बलि आहुति जो है, भजन कीर्तन, ये सारा चीज़ शुरू हो जाएगा। अब किसमें, ऋग वैदिक पीरियड के बाद यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में। मैंने वही बताना है, प्रेयर्स का इंपॉर्टेंस अब धीरे धीरे कम होगा। अब यहाँ पर जो ब्राह्मण था उसका रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि प्रार्थना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो यज्ञ संपन्न कराना, आहुति बलि आदि कराना है, तो इसके लिए आपको ब्राह्मण की शरण में ही जाना पड़ेगा। यानी धीरे धीरे अब यहाँ पर ब्राह्मण का वर्चस्व स्थापित होने लगा। तो ये था आपका धार्मिक जीवन। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने उस समय की सामाजिक लाइफ को पढ़ा, हम लोग उस समय के राजनीतिक लाइफ को हम लोगों ने समझा, राजनीतिक लाइफ के अलावा आर्थिक जीवन को समझा और धार्मिक जीवन को समझा। तो ये था वैदिक काल। समाप्त होता है, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन है देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्का वॉज द नेम ऑफ एन ऑर्नामेंट, एक आभूषण का नाम था वैदिक काल में, बट लेटर टाइम्स इट वॉज यूज टू डिनोट, लेकिन आगे चलकर इसे किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाने लगा, वेपन, स्क्रिप्ट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट या क्वाइन। तो सही आंसर क्या होगा, क्वाइन, क्योंकि ये सिक्के की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा था। देखिए एग्जाम में पूछा गया, हमने पढ़ाया आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली के समूह को क्या कहा जाता था, क्या उसे विश कहते थे, जन कहते थे, ग्राम कहते थे या गोत्र कहते थे। तो सही क्या होगा, ग्राम। हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर देखिए जन से कुल और कुल का क्या होगा, ग्राम। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए आज टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, वैदिक काल समाप्त होता है, कल हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और बेहतर तरीके से मैं आपको वीडियो दे पाऊँ। अभी करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ शुरू होगी। तो इतिहास में आज इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।